हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जेस्ट 2026 एग्जाम के बारे में। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अभी काफ़ी दूर है, बट आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे अप्रोच करना है एग्जाम को, इसके बारे में आज के सेशन में अपन जानने वाले हैं, है ना। फ्रॉम फर्स्ट टू स्टार्ट, क्या है जेस्ट का एग्जाम। जस्ट एक बच्चों आपके पास में एग्जाम है, जॉइंट एंट्रेंस का एग्जाम है, जो उन सभी स्टूडेंट्स को देना होता है जो एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी एमएससी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया के प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर। ये सारे के सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आइजर को इंक्लूड करते हैं, नाइजर को इंक्लूड करते हैं, आईआईसी को इंक्लूड करते हैं। तीन तरह के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद में जो टीएफआर है, टीएफआर अलग से आप अपना पेपर लेता है, वो इंक्लूड नहीं करेगा। बट उससे पहले जो है आपके पास में जो बहुत सारे कॉस्मोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं, जो एक्सपेरिमेंटल कॉस्मोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं, आईएमएससी चेन्नई है, ऐसे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, राजा रमन्ना जो इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारे ऐसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है जो जेस्ट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं और उतना ही फेलोशिप देते हैं पीएचडी के अंदर जितना एक्चुअली में नेट देता है। इनफैक्ट नेट से ज्यादा फेलोशिप देते हैं जेस्ट का ये पूरा का पूरा एग्जाम। ठीक है। सो जेस्ट का एग्जाम क्या है और क्या बेसिकली में ये होता है। ये बेसिकली में एक एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए। राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट हो गया, आईएमएससी हो गया, ये सब जो टॉप इंस्टीट्यूट है बच्चों, इनके लिए होता है। मोस्टली आइजर, नाइजर, आईएससी और जितने भी वहां पर उनकी वेबसाइट पर इंस्टीट्यूट मेंशन्ड है, उन सभी इंस्टीट्यूट के लिए आप यहां पर एक बेसिक एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं सिलेक्शन के लिए। दो तरह के सिलेक्शन होते हैं, एमएससी के अंदर भी होता है, एमएससी आपके पास में इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी होता है। पेपर एक ही होता है, लेकिन दोनों की अलग अलग कट ऑफ आपके पास में होती है। ये जो पेपर है ये कॉन्सेप्ट ड्रिवन होता है, मेमोराइजेशन का यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। अलग अलग जो फिजिक्स के सब्जेक्ट है उनमें कॉन्सेप्ट बेसिस पर इस पे सवाल किए जाते हैं। और एकेडमिक ट्रेजेक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप या तो पीएचडी डायरेक्टली इंटरेस्ट कर सकते हैं। दो तरह के एडमिशन होते हैं, एक्चुअली में दो तरह के एडमिशन, या तो डायरेक्ट पीएचडी के अंदर होते हैं या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के अंदर होते हैं, है ना। सिर्फ एमएससी में एडमिशन नहीं होता है, उसको आप हटा दीजिए। सिर्फ एमएससी में एडमिशन नहीं है, ओनली या तो पीएचडी में एडमिशन है या फिर पीएचडी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड के अंदर आपका एडमिशन होगा। इसका जो स्टाइपेंड होता है बच्चों, यूजुअली जो मेरे काफी सारे दोस्त लगे हुए हैं, काफी सारे कॉलीग्स काफी कई सालों से जिस के अंदर अपने पीएचडी स्टार्ट कर चुके हैं, कईयों का खत्म भी हो चुका है, तो उनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ फेलोशिप है वो थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है। जीआरएफ और जो आपके पास में एसआरएफ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा फेलोशिप आपको यहाँ पर दिया जाता है। और एमएससी के दौरान में भी फेलोशिप मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप एमएससी प्लस इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहे हो तो एमएससी के दिनों से ही आपको फेलोशिप मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए जेस्ट का एग्जाम एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ही फेलोशिप को अर्न करना चाहते हैं उन सभी रिसर्चर्स के लिए। ठीक है। ये डिफिकल्टी लेवल में काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है, वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है नेशनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीएसआर हो गया, गेट हो गया, गेट से डिफिकल्टी सीएसआर की ज़्यादा है, और कहा जाता है कि सीएसआर से थोड़ा सा डिफिकल्टी के लेवल में ज़्यादा जेस्ट होता है। ठीक है। अगर मैं जेस्ट 2026 की बात करूं तो बच्चों इसकी जो टाइमलाइन है वो ऑलरेडी यहां पर दे दी गई है। एप्लीकेशन पोर्टल 26 फरवरी को स्टार्ट हो चुका था। एग्जाम डेट आपके 12 तक रहेगी, और एग्जाम के डिक्लेरेशन की जो डेट है, जो एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेरेशन है, वो 30 अप्रैल को रहने वाला है। तो 12 अप्रैल को एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं, मार्च के लगभग एक महीने तक ये चलेगा। 26 फरवरी से शुरू हो चुका है, 26 से लेकर लगभग एक महीना मान के चलिए, वहां तक पोर्टल ओपन रहेगा एप्लीकेशन के लिए। जाके इसको सबसे पहले आप अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है। दूसरा, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। वैसे अगर इसका सिलेबस देखा जाए तो आप सिलेबस अगर चेक करोगे तो सिलेबस इसका आईआईटी जेम सिलेबस से काफी मैच करता है। लेकिन आईआईटी जेम के सिलेबस में ऐसे कुछ टॉपिक्स ऐड करने पड़ते हैं जो आईआईटी जेम में नहीं है, जैसे लैग्रांजियन नहीं है, हैमिल्टोनियन नहीं है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बहुत बड़ा पोर्शन जो जेम के अंदर नहीं है। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको कुछ सीएसआर से लेने पड़ेंगे, कुछ गेट से लेने पड़ेंगे, और कुछ जेम से लेने पड़ेंगे। तो एक मिक्सचर सिलेबस का है, ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका सिलेबस आपको मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रहते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया जाता है, जैसे क्लासिकल और क्वांटम है। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं ये पूरी बैकबोन है बच्चों, आपको क्लासिकल और क्वांटम में मास्टरी करनी पड़ेगी अगर आप जस्ट क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है। जैसे लैग्रांजियन है, हैमिल्टोनियन है, पोजोन ब्रैकेट है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है। क्वांटम के अंदर देखें तो पर्टर्बेशन थ्योरी है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, एंगुलर मोमेंटम एल्जेब्रा है। या फिर अगर मैं मैथमेटिकल मेथड्स की बात करूं या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की,
तो मैथमेटिकल मैथड्स में जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैट्रिक्स है, वेक्टर कैलकुलस है, ये तो वो टॉपिक बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलरली पूछे जाते हैं आपसे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर बात करें तो मैक्सवेल इक्वेशन है, कॉन्टिन्यूस मीडिया के अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट द बाउंड्री, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस पे इनको पूछा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स है जिनका ब्रेकडाउन मैं भी करने वाला हूं। जैसे मैथमेटिकल मेथड्स की अगर बात करूं तो बच्चों यहां पर मेजरली मैथमेटिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे फोकस ज्यादा रहता है ना। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अगर देखें तो एक तो आपके पास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं और एक आपके पास में मैट्रिक्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वांटम की बात करें तो परटर्बेशन थ्योरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर और 3D पोटेंशियल वेल से और एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके पास में सबसे ज्यादा क्वांटम मैकेनिक्स में पूछे जाते हैं। वैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करूं बच्चों तो आपके पास में क्वेश्चंस एक तो बाउंड्री पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्री पे कैसे एक्ट करता है, एज वेल एज यहाँ पर जो आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन आता है। और मूविंग फ्रेम जैसे गैलीलियन फ्रेम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, उस पर भी यहाँ पर सवाल बन सकता है। अब जो अगर आप अच्छी रैंक बनाना चाहते हैं तो जो नीश टॉपिक्स हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। हिसाब से देखा जाए तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं। हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास में थर्मो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, थोड़ा बहुत एटॉमिक भी पूछा जाता है आपसे, है ना। तो आपको सारे टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है, हालांकि क्लासिकल को, क्वांटम को, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को और मैथमेटिकल को ज्यादा प्रायोरिटी में रखना है। इन टॉपिक्स को हाई प्रायोरिटी में रखना है, बट बाकी सब टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है। तो जैसे बिग फोर तो डोमिनेट करते ही हैं बच्चों जस्ट के पेपर को, लेकिन अगर आपको रैंक बनानी है अच्छे से तो आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, जैसे पार्टीशन फंक्शन, है ना, बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट के अंदर देखें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लॉजिक गेट्स, ब्रैग्स लॉ, ये सब आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। नॉन लीनियर डायनेमिक्स में अगर देखें तो फेज स्पेस की ट्रेजेक्टरी, बाइफर्केशन एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनमें ये सारे के सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। फिर अगर मैं कुछ सोर्सेज आपको रिकमेंड कर सकूं कहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना बेसिक कवर करने के लिए, हालांकि ज्यादा समय नहीं है बच्चों, 12 अप्रैल को आपका एग्जाम। अब 12 अप्रैल में ज्यादा समय तो बचा नहीं है, 12 अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, फरवरी आ गया, मार्च और अप्रैल, लगभग 1 महीना 15 दिन के आसपास, अब उतना भी नहीं बचा, 1 महीना 12 दिन के आसपास ही बचा है। तो अगर आप वैसे बेसिक अगर कवर करना चाहें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बच्चों रेफरेंस बुक है पॉवलर की और जेसी उपाध्याय की, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में ग्रिफिथ है, इलेक्ट्रो में ग्रिफिथ है और मैथमेटिकल में आर्फकेन एंड वेबर है, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स के लिए जेसी उपाध्याय एक बढ़िया बुक है, टू बी ऑनेस्ट। हर्बर्ट गोल्डस्टीन भी एक बढ़िया बुक है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं बच्चों, एक ही बुक है आगे और पीछे, वो है जेटली। जेटली की बुक आप अच्छे से पढ़िएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भाई ग्रिफिथ की बुक अच्छी है, रिकमेंडेड है कॉन्सेप्ट के लिए भी, बट आप पीवाईक्यू ज्यादा ट्राई कीजिएगा, वहां से आपको ज्यादा अंदाजा लगेगा। और अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम करना चाहते हैं तो एच के दास गोल्डन स्टैंडर्ड की बुक है जेस्ट के हिसाब से, ठीक है। फिर दूसरा है बच्चों टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी आपको कैसे अपनानी है, उस पर कैसे फोकस करना, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको क्लॉक को मास्टर करना पड़ेगा, अगर आप टाइम के बारे में ध्यान नहीं रखेंगे तो टाइम निकलता चला जाएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जस्ट बहुत ही लेंदी और एनालिटिकल प्रॉब्लम वाला क्वेश्चंस वाला सॉल्यूशंस वाला एग्जाम होता है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग का हेवी पैसेज रहता है बच्चों। तो आप एक काम कीजिएगा कि 2 पास सिस्टम आप जनरेट कर सकते हैं ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकें और क्वेश्चंस को चेक कर सकें। पहला ये है कि उन क्वेश्चंस को कीजिए जिसमें आप 100% अश्योर्ड हो कि ये आपके पास में ये करेक्ट है एकदम 100%, और जो जल्दी हो रहे हैं जो लेंदी नहीं है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए ताकि जो मिनिमम कट ऑफ है पहले तो उसको क्लियर कर सके। कट ऑफ ज्यादा नहीं रहती है जेस्ट एग्जाम की, तकरीबन कभी 20 कभी 22 कभी 24 के आसपास कट ऑफ रहती है, उससे ज्यादा कट ऑफ बहुत मुश्किल रहती है। अगर बहुत ज्यादा इजी पेपर आता है तो कट ऑफ और ज्यादा गिरती है, और लगभग 26 से 27 या फिर 28 के आसपास कट ऑफ रहती है, बट कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं रहती है। 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 8 मैक्स 30 नंबर की कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। दूसरा तो जो सबसे पहले तो मिनिमम मार्क्स को सिक्योर करो। दूसरा आपके पास में है जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हैं, एक बार जब पहली बार पहला आप कर लो, दूसरी बार में उन टॉपिक्स को स्टार्ट करो जो लेंदी है, जो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, जहां पर एक्स्ट्रा मार्क्स बन सकते हैं और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है।
ताकि आप अच्छी रैंक यहाँ पर प्रोडक्ट कर सको। और तीसरा यहाँ पर ये भी है बच्चों, अब अगर देखो तो ये 2 पास अप्रोच है, 2 पास अप्रोच आपको इस्तेमाल करनी है। पहले कट ऑफ क्लियर करने वाले क्वेश्चन करो और फिर उसके बाद में रैंक डिसाइड करने वाले क्वेश्चन करो। डायरेक्टली रैंक डिसाइडर पे नहीं जाना है, वरना वो टाइम कंज्यूम कर लेगा और आप अपनी कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरा बच्चों यहां पर है लिमिट टेस्टिंग। कभी कभी आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे एक लिमिट सॉल्विंग है, लिमिट टेस्टिंग है, कि कभी कभी क्वेश्चन की लिमिट ध्यान में रख के आपको फाइनल आंसर का अंदाजा हो जाता है कि कभी आप वेरिएबल को 0 या फिर इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दें तो असिम्प्टोटिक बिहेवियर क्या होगा, उससे आपको क्वेश्चन के अंदाजा या फिर क्वेश्चन के आंसर का अंदाजा लग जाता है। डायमेंशन एनालिसिस से भी क्वेश्चन के आंसर का अंदाजा लग सकता है कि अगर फॉर्मूला दे रखा है तो कौन सा जो आपके पास में डायमेंशन है वो करेक्ट है। वो पार्ट सी में बच्चों क्रिटिकल टाइम सेव करने के लिए आपके पास में इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्टीपल मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है तो एक बार सॉल्व करके जरूर ट्राई करें कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं। अगर आप श्योर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन के अंदर आपको यहां पर 2 मेथड से अगर हो सके, कोशिश हो सके, टाइम मिले तो क्वेश्चन को चेक जरूर करना चाहिए। ठीक है। जैसे लाग्रांजियन के क्वेश्चन हैं वो न्यूटोनियन डायनेमिक्स से भी सॉल्व हो सकते हैं, और ये आपके फिजिक्स इंट्यूशन को बच्चों बढ़ावा देता है ना। आपका जो फिजिकल इंट्यूशन है, आपका जो क्रिटिकल आइडिया वो क्या कहता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता हूं और जो फ्री फॉल की वेलोसिटी होती है वो फ्री फॉल में और प्रोजेक्टाइल मोशन में कितनी होती है, दोनों में बराबर होती है। तो कुछ जो फिजिकल इंट्यूशंस होते हैं वो बड़ी हेल्प करते हैं बच्चों आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने में और आंसर को रिकॉग्नाइज करने में। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के अगेंस्ट में बच्चों आपको काम करना होगा। कोशिश ये करनी है कि आप अगर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको डाउट है तो सबसे पहले क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आप क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो बच्चों उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अदरवाइज जेस्ट में नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छे अच्छे को लेकर बच्चों डूब चुकी है। ठीक है। फिर आते हैं माइंडसेट से आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है, हमेशा एक विनिंग माइंडसेट आपको रखना है। द विनिंग माइंडसेट सेज सक्सेस इन जेस्ट इज नॉट अबाउट रोट मेमोराइजेशन। रट्टाबाजी से बच्चों काम नहीं होगा, बट डेवलपिंग ए प्रोफाउंड फिजिकल इंट्यूशन। जितना फिजिकल इंट्यूशन आप अपने दिमाग में लगाएंगे कि बॉडी कैसे मोशन करनी चाहिए और बॉडी की मोशन के पीछे क्या क्या डायनेमिकल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जितना वो आप फिजिकल इंट्यूशन डेवलप करेंगे फिजिक्स के अंदर और जेस्ट के एग्जाम के अंदर स्पेसिफिकली, वो आपका उतना ही काम करेगा। इसी के साथ बच्चों मैं बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेस्ट के साथ साथ सीएसआर नेट की और टारगेट करना चाहते हैं दिसंबर 2026 को, तो हमने एक नया बैच लॉन्च किया है बच्चों। 23 फरवरी को जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस बैच के अंदर हम आपको सीएसआर नेट का जितने भी सिलेबस हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, सारा कवर करवा रहे हैं और सारे के सारे एक पूरा पैकेज आपको दे रहे हैं। डेली डीपीपीज का, टेस्ट सीरीज का, मॉक टेस्ट का, एग्जैक्ट्रा पूरा पैकेज हम बना के आपको ये दे रहे हैं इस सुपर इमोशन 7.2 बैच के अंदर। जाके इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जेस्ट एग्जाम के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, जेस्ट का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग जेस्ट एग्जाम।